Hello, hi, good evening to everyone. Myself Akshay Kumar from Excellent Opportunities, a basket of growth and support. यहाँ हम सिर्फ नॉलेज कंज्यूम नहीं करते, हम सिस्टम को डिकोड करते हैं। और आज का टॉपिक वुमेन रिजर्वेशन इन इंडिया सिर्फ एक पॉलिसी डिस्कशन नहीं, बल्कि भारत के डेमोक्रेटिक रिवॉल्यूशन का रियल टेस्ट है। इंडिया एक कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी है जहां इक्वलिटी को फंडामेंटल वैल्यूज माना गया है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी में एक क्लियर कॉन्ट्राडिक्शन दिखता है। वुमेन लगभग 50% पॉपुलेशन रिप्रेजेंट करती है, लेकिन उनकी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली में हिस्टोरिकली 15% के आसपास ही रही है। ये गैप सिर्फ नंबर्स का नहीं, बल्कि पावर, पार्टिसिपेशन और पॉलिसी इन्फ्लुएंस का गैप है। और इसी स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस को एड्रेस करने के लिए वुमेन रिजर्वेशन का कंसेप्ट एमर्ज हुआ। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपके पास अपकमिंग लेटेस्ट अपडेट्स, नॉलेजफुल अपडेट्स, स्किलफुल अपडेट्स पहुंचती रहे। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, एंड तक इसको ज़रूर देखें। जो स्टूडेंट्स एग्जामिनेशन प्रिपरेशन कर रहे हैं, यूपीएससी का, जुडिशरी एग्जाम्स का एंड अदर एग्जामिनेशंस का, तो उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। सबके लिए एक अवेयरनेस के लिए इस वीडियो को बनाया जा रहा है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटीज़ की जो अपकमिंग अपडेट्स रहती है वो भी आप तक पहुँचे। ओके, तो हम इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगर हम इस इशू को हिस्टोरिकल लेंस से देखें तो 1996 का वुमेन रिजर्वेशन बिल एक रेवोल्यूशनरी स्टेप था, जिसका एम था लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में 33% सीट्स वुमेन के लिए रिजर्व करना। इस बिल में SC/ST वुमेन के लिए भी प्रोपोर्शनल रिजर्वेशन और सीट रोटेशन जैसे प्रोविजन थे, लेकिन डिस्पाइट मल्टीपल अटेम्प्ट्स, पॉलिटिकल सेंसिस की कमी, ओबीसी सब कोटा की डिमांड और पावर शेयरिंग के डर ने इसको पास होने से रोक दिया। ये समझना जरूरी है कि डेमोक्रेसी सिर्फ आइडल पे नहीं चलती, बल्कि इंटरेस्ट और पावर इक्वेशन पे चलती है। और जब एग्जिस्टिंग स्टेक होल्डर्स को अपनी सीट लूज होने का फियर होता है तो रिफॉर्म्स नेचुरली रेजिस्ट होता है। फिर आता है 2023 का लैंडमार्क डेवलपमेंट, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, जिसने फाइनली 33% रिजर्वेशन को लीगल बैकिंग दी। लेकिन एक क्रिटिकल कंडीशन के साथ, इम्प्लीमेंटेशन विल हैपन ओनली आफ्टर सेंसिस और डेलिमिशन। यही वो पॉइंट है जहां पॉलिसी और प्रैक्टिकली के बीच का गैप क्लियर विजिबल हो जाता है। लॉ पास हो गया, सिंबॉलिक विक्ट्री मिल गई, लेकिन रियल इम्पैक्ट फ्यूचर पे शिफ्ट हो गया। ये डिले एक साइकोलॉजिकल कॉन्ट्राडिक्शन क्रिएट करता है। एक्सपेक्टेशन बिल्ड होती है, लेकिन एग्जीक्यूशन पोस्टपोन हो जाता है। इसी गैप को ब्रिज करने के लिए 2026 में एक और नया अटेम्प्ट हुआ, एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जिसका एम था इम्प्लीमेंटेशन को फास्ट ट्रैक करना। लेकिन डेलिमिशन के साथ इसको लिंक करने की वजह से पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई। रीजनल इम्बैलेंस का फियर, स्पेशली सदर्न स्टेट्स का कंसर्न और अपोजिशन का ये स्टैंड की रिजर्वेशन को डेलिमिशन से सेपरेट होना चाहिए, इस बिल के फेलियर का मेजर रीजन बना। ओके, तो जो एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर रहे हैं, मेंस एग्जाम्स का, उसका भी आंसर राइटिंग में आपको बहुत ही सपोर्ट करेगा। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। लेकिन क्रिटिसिज्म भी इक्वली इम्पोर्टेंट है, और एक प्रॉपर अप्रोच वही होती है जो दोनों साइड्स को बैलेंस करे। क्रिटिक्स कहते हैं कि रिजर्वेशन से टोकनिज्म का रिस्क है, यानी वुमेन सिर्फ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन तक लिमिटेड रह सकती है, पावर उनके मेल रिलेटिव्स के पास रह सकता है, जिसे हम प्रॉक्सी पॉलिटिक्स कहते हैं। रोटेशन सिस्टम भी एक प्रैक्टिकली इशू क्रिएट करता है, क्योंकि हर इलेक्शन में कॉन्स्टिट्यूएंसी चेंज से होने से लॉन्ग टर्म लीडरशिप डेवलपमेंट नहीं हो पाती। सबसे क्रिटिकल कंसर्न है ओबीसी वुमेन के लिए सब कोटा का एब्सेंस, जो इंटरसेक्शनलिटी
के कंसेप्ट को हाईलाइट करता है, यानी सब वुमेन एक होमोजीनियस ग्रुप नहीं है, उनके अंदर भी कास्ट, क्लास और रीजन के डिफरेंसेस है। अगर हम इसको कॉन्स्टिट्यूशनल और एथिकल डायमेंशन से एनालाइज करें तो वुमेन रिजर्वेशन बिल्कुल अलाइंड है इक्वलिटी के रियल मीनिंग के साथ। इक्वलिटी का मतलब ये नहीं होता कि सबको सेम ट्रीट किया जाए, बल्कि ये होता है कि जिनको हिस्टोरिकली डिसएडवांटेज मिला है उनको कंपनसेट करके इक्वल फुटिंग पर लाया जाए। इसी प्रिंसिपल को प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 15 क्लॉज 3 में एक्सप्लिसिटली अलाउ किया गया है। ये एक फिलोसफिकल शिफ्ट है फॉर्मल इक्वलिटी से सब्सटेंटिव इक्वलिटी की तरफ। ग्लोबल कंपैरिजन भी इस डिबेट को स्ट्रॉन्गेस्ट करता है। ओके, जहां वुमेन रिप्रेजेंटेशन 60% से ज़्यादा है, या नॉर्डिक कंट्रीज जहां जेंडर बैलेंस गवर्नेंस एक नॉर्म है, वहां पॉलिसी आउटकम्स और सोशल इंडिकेटर्स कंपैरेटिवली बेटर है। इंडिया ने पंचायती राज लेवल पर वुमेन रिजर्वेशन इंप्लीमेंट करके एक सक्सेसफुल मॉडल ऑलरेडी डेमोन्स्ट्रेट किया है, जहां कई स्टेट्स में 50% तक रिजर्वेशन दिया गया है और उनके पॉजिटिव इम्पैक्ट क्लियरली विजिबल है। तो क्वेश्चन ये नहीं कि मॉडल वर्क करेगा या नहीं, क्वेश्चन ये है कि नेशनल लेवल पर इम्प्लीमेंटेशन कब और कैसे होगा। वे फॉरवर्ड की बात करें तो सबसे पहला स्टेप है क्लियरिटी और कमिटमेंट। इम्प्लीमेंटेशन को इंडेफिनेट फ्यूचर का पुश करना पॉलिसी क्रेडिबिलिटी को वीकर करता है। पॉलिटिकल सेंसेस बिल्ड करना इक्वली क्रूशियल है, क्योंकि बिना मल्टी पार्टी सपोर्ट के कोई भी स्ट्रक्चरल रिफॉर्म सस्टेनेबल नहीं होता। साथ ही वुमेन लीडर्स के लिए कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स, फाइनेंशियल सपोर्ट और सेफ्टी मैकेनिज्म डेवलप करना जरूरी है, ताकि रिजर्वेशन सिर्फ एंट्री के गेट ना रहे बल्कि इफेक्टिव पार्टिसिपेशन का प्लेटफॉर्म बन सके। आखिर में इस पूरे डिबेट का एसेंस एक सिंपल लाइन में समझा जा सकता है, डेमोक्रेसी तब तक कंप्लीट होती है जब वो इंक्लूसिव होती है। वुमेन रिजर्वेशन बिल चैरिटी नहीं है, ये करेक्टिव जस्टिस है। ये सिर्फ सीट का एलोकेशन नहीं बल्कि वॉइस का रिकॉग्निशन है। और जब एक नेशन अपनी हाफ पॉपुलेशन को इक्वल वॉइस देता है, तब वो सिर्फ पॉलिटिकली स्ट्रॉन्ग नहीं बल्कि सोशली और इकोनॉमिकली भी रिसाइलेंट बन जाता है। एम्पावरिंग वुमेन इज नॉट जस्ट अ पॉलिसी डिसीजन, इट इज़ अ नेशन बिल्डिंग स्ट्रेटेजी। और अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट हो तो इस टॉपिक को सिर्फ रटना नहीं, समझना जरूरी है, क्योंकि यही अंडरस्टैंडिंग आपको एग्जाम में भी अलग बनाएगी और रियल वर्ल्ड में भी अलग बनाएगी। ओके, तो आगे मिलेंगे फिर नेक्स्ट अपडेट के साथ, इसके सेकंड पार्ट के साथ वुमेन रिजर्वेशन बिल का। और थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।